चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो एक बार आप सभी कमेंट करके बताएँ कि आवाज़ आपको मिल पा रही है और वीडियो आपके सही से चल पा रही है। प्रदीप, निरुपम, विवेकानंद भारती, निर्मला, कविता, ठीक है? आप लोग को आवाज़ मिल पा रही है ना? पुनीता, प्रदीप, कमेंट करिए आप लोग एक बार कि क्या आवाज़ आप लोग को मिल पा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, कोर्स 3 आपका चल रहा है और कोर्स 3 में हम लोग सेकंड यूनिट में पहुँच गए हैं, ठीक है? सेकंड यूनिट के अंदर क्वेश्चन आज आपका है मोटिवेशंस के बारे में। देखिए, मोटिवेशंस ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार आपका होने वाला है। इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मोटिवेशंस के बारे में कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। अभिप्रेरणा को हम लोग मोटिवेशंस कहते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशंस कहा जाता है। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं और अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अगर बच्चों को अभिप्रेरित करना है तो शिक्षकों को क्या-क्या काम करने चाहिए जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हो सके। बस समझिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, यानी मोटिवेशन है क्या और बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। देखिए मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन की बात करें तो यह एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है। जो मोटिवेशन होता है यह क्या होता है, तो मोटिवेशन जो है एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है। अगर मोटिवेशन अगर आपको मिले तो फिर आपको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सही मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन दो टाइप के तो जो होंगे। देखिए कोई भी चीज होता है तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर व्यक्ति को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है तो वहां पे व्यक्ति को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर उसको नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है, नकारात्मक मोटिवेशन मिलता है, तो वहां पे व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक आत्मविश्वास है, यानी कि अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक आत्मविश्वास है, ठीक है? जो अगर हमें सही तरीके से मिले तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वही मोटिवेशन वही अभिप्रेरणा अगर हमें गलत तरीके से मिले तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन दो तरीके से आता है। एक आपका आंतरिक होता है और दूसरा आपका बाह्य होता है। एक होता है जिसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल, ठीक है? और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा को बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है? दूसरा को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बोलते हैं। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जिसको आंतरिक बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल को बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं। अब देखिए इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन होता है कि जो कुछ भी होता है ना कि आपको अपने से, यानी कि होता क्या है कि कोई भी काम करने का आपको खुद से जो है मन करे। जैसे आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है? आप बीएड कर रहे हैं तो टीचर बनने के लिए बन रहे हैं। तो अगर टीचर बनना अगर आपका अंदर का आत्मविश्वास है, आपको लगता है, आप चाहते हैं कि भाई टीचर बने, समाज में अच्छा नाम करे, ठीक है? अगर आप अपने मन से कर रहे हैं तो यह आपका आंतरिक मोटिवेशन हुआ कि कोई भी काम आपको खुद से करने की इच्छा हो। वो आपकी आंतरिक, यानी कि नहीं कहते अंतर आत्मा कहती है हमारी, यह काम करो। तो आंतरिक हो गया, उसको इंटरनल बोलते हैं मोटिवेशन। यह जो मोटिवेशन हुआ वो आंतरिक हो गया, इंटरनल हुआ। जबकि बाह्य मोटिवेशन क्या होता है? बाह्य मोटिवेशन वो होता है जो कि किसी के दबाव में, जैसे आप कहते हैं आप टीचर बनना नहीं चाहते थे, आप बीएड करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके माता पिता बोले कि आप क्या कीजिए कि आप बीएड कर लीजिए, टीचर बनना है। तो आप अगर किसी दूसरे के दबाव में या बाहरी व्यक्ति के दबाव में, बाहरी पक्षों के दबाव में अगर कोई आप काम करते हैं तो वह आपका मोटिवेशन जो होता है वह बाह्य मोटिवेशन होता है। अगर आप पुरस्कार के लिए, अब भैया पढ़ रहे हैं कि अब बीएड करेंगे, अब टीचर बनेंगे, तो हमारे पेरेंट्स हमसे बोलेंगे कि एक हम बाइक खरीदेंगे या जो कुछ भी, एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है? अब छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि होता है कि क्या है कि तुम मैट्रिक परीक्षा पास कर लो, हम तुम्हारे लिए एक बाइक खरीदेंगे। तो वहां पे बच्चा जो पढ़ता है वह अपना आंतरिक मोटिवेशन नहीं है, उसका उसका बाह्य अभिप्रेरणा हो गया, यानी कि वह पुरस्कार के लालच में पड़ रहा है, ठीक है? तो किसी अन्य जैसे पुरस्कार हो गया या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कहे गई बातों के द्वारा करते तो बाह्य हो गया। लेकिन जो आंतरिक रूप से खुद उसे महसूस होता है कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें नौकरी करना है, हमें समाज में अच्छा नाम करना है, अगर उसे खुद से आत्मविश्वास आता है कि हम इसको कर सकते हैं, हमें यही करना चाहिए, तो वह आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है, ठीक है? समझ गया? तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा जो है किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यह क्या कहता है कि कोई भी काम है ना, आपको उसको करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप देखते हैं कि अचानक से आप किसी को देखते हैं कि उसका नौकरी लग गई, तो आप सोचते हैं नहीं नहीं हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी समाज में नाम कमाना है, हमें भी नौकरी चाहिए। आप अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है
ठीक है। और यह एक ऐसी आंतरिक या बाह्य प्रक्रिया, या आंतरिक है और बाह्य दोनों है, जो किसी व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर मतलब आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह आंतरिक भी है और बाह्य भी है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती है, यानी कि हमें कुछ करने के लिए उकसाती है, मोटिवेशन, चाहे वह स्वयं की इच्छा से हो या बाहरी प्रोत्साहन के माध्यम से हो, दूसरे व्यक्ति की इच्छा से हो। यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देती है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देती है आप जहाँ जाना चाहते हैं, और उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह एक्टिव बनाती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा आप समझते होंगे कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। या अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो व्यक्ति को मिलता है, तो व्यक्ति को लगता है हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और यह एक आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ठीक है, हम चाहे तो स्वयं की इच्छा से हम अपने मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। हमें दो प्रकार के मोटिवेशन मिलता है, एक होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाहर। अगर हमें मोटिवेशन जो है सही तरीके से मिलता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही मोटिवेशन अगर हमको गलत तरीके से यानी कि नकारात्मक मिलता है तो फिर हम उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब लिख सकते हैं यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देने का काम करता है और यह उसके उद्देश्यों को एक्टिव बनाता है। तो अभिप्रेरणा समझते होंगे आप लोग कि अभिप्रेरणा क्या है। लिखिएगा अभिप्रेरणा करता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करना, और यह एक आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष लक्ष्य की ओर पहुंचाता है, उसको पहुंचाने का दिशा का देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कुछ करने के लिए क्या करते उकसाती है, चाहे वह हमें अपनी खुद की इच्छा से हो या दूसरे के माध्यम से हो। ठीक है, यह अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा के अर्थ को समझते हैं, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, अगर हम अर्थ को समझने जाएंगे तो अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन से लिया गया है, यानी कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। और यह मोटिवेशन एक समान अर्थी के रूप में दिया जाता है। समान अर्थी कहने की मतलब जैसे हम देखते हैं ना, आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं ना, नहीं समान अर्थी मतलब उसी का अर्थ, जैसे आप देखते हैं ना भाई ना, ये क्या है, नेत्र है, नेत्र को क्या बोलते हैं, नयन बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, विलोचन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का समान, उसके समान अर्थ देने वाला, यानी समान अर्थ देने वाला ही समानार्थी कहलाता है। ठीक है, उसी के समान अर्थ। तो मोटिवेशन को समानार्थी के रूप में यूज करते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से, लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, और यह मोटम जो धातु है उससे बना हुआ है, मोटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव करना, मूव मूव या इनसाइड टू एक्शन, इनसाइड टू एक्शन होता है। अतः प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्या करता है, क्रिया के लिए उत्तेजित करती है, यानी ये खुद को क्या करती है, इंसान को उकसाने का काम करती है, उसको उत्तेजित करने का काम करती है और उसको एक्टिव बनाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ को लिखेंगे कि भाई मोटिवेशन जो है अंग्रेजी भाषा, अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द के समानार्थी के रूप में उपयोग होता है, या मोटिवेशन जो है अंग्रेजी भाषा के लिखेंगे प्रेरणा जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से लिया गया है और इसका समानार्थी के रूप में प्रयोग होता है। और लैटिन भाषा के मोटम में इसको धातु से हुई है, जो लैटिन भाषा के शब्द है उसमें मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव करना या इंसाइट टू एक्शन। अतः प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को आगे करने के लिए उत्तेजित करते हैं, क्रिया करने के लिए। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है, यानी कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है, फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए होता क्या है कि जब हमें कोई भी चीज की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर क्या होती है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है भाई, देखिए कभी किसी से आप देखिए मोटिवेशन आ जाता है कि हम इस काम को कर देंगे, तो जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक अलग इच्छा आती है और उसके फलस्वरूप हमको क्या होती है, एक अलग ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जो शक्ति को और भी गतिशील बनाती है। और प्रेरणा क्या है, इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणा तथा क्रियाशील का सामूहिक है। उच्च प्रेरणा के लिए उच्च इच्छा चाहिए और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी हम अपनी प्रेरणा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तब हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है और इसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो हमारी शक्ति को और भी गतिशील बनाती है। ठीक है, और अभिप्रेरणा जो है यह आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हमें मोटिवेट करती है। इतना लिखेंगे। अब जब अभिप्रेरणा के अर्थ को लिख देंगे, ठीक है, अब इसके परिभाषा को लिखेंगे। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं लिख लेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। आप अपना लिख दीजिएगा। जैसे फेडरसन ने कहा है कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा है कि सीखने में अगर सफल अनुभव है तो वह अधिक सीखने को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वुड ने कहा कि किसी कार्य को शुरू करने, आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। यानी कि कोई काम आप शुरू कर दिए
और वो काम आपका जारी है और वो हमेशा काम आपका चल रहा है, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। क्योंकि देखिए आप जो काम कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन जब आपको मिलता है तो आप उस काम को छोड़ते नहीं है, आप उस काम को करते रहते हैं। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, किसी को अभिप्रेरणा होते हैं। बुद्ध ने कहा कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। यानी कि अगर उसको आप कंटिन्यू बनाते हैं वही काम, तो वही आपकी प्रेरणा कहलाती है, उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा भी आप यहाँ से लिख देंगे। परिभाषा के बाद आप चलेंगे कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहीं से था आपका क्वेश्चन क्या था। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के आधार पर उतना ही आपको आंसर देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। आपसे पूछा अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप अभिप्रेरणा को बता दीजिए, इसके अर्थ को बता दीजिए, इसके परिभाषा को बता दीजिए। अब अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों को अगर अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अब इसको अगली पैराग्राफ में लिख दीजिए। अब आगे देखेंगे हम लोग कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को कौन कौन से काम करने चाहिए। देखिए शिक्षकों का यह दायित्व तो बनता है कि वह विद्यार्थियों में सीखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा जगाए। देखिए शिक्षक का ही कर्तव्य है, शिक्षक का ही काम है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर मोटिवेशन जगाने के लिए उसे उसे जो है अलग अलग कार्य कराने चाहिए बच्चों से। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, शिक्षकों को विद्यार्थी के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। देखिए कोई भी चीज अगर आप तो पहले उसका लक्ष्य बना लेते हैं तो आप आसानी से उन जगहों पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं पे भी जाने के लिए आपको सबसे पहले लक्ष्य की जरूरत पड़ेगी, लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलती है कि उन्हें क्या हासिल करना है और वह उसे कैसे कर सकता है। देखिए अगर आपको लक्ष्य का ही पता नहीं है तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होगा तो ही आप उस काम को दिशा दे सकते हैं और दिशा देने का काम आपका मोटिवेशन करेगा। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों में मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम करना चाहिए, विद्यार्थियों के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को करना क्या है और उसे कैसे वह कर सकता है। तो पहले सबसे काम जो होगा, एक शिक्षक को बच्चों के अंदर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चों के अंदर मोटिवेशन को बढ़ाया जा सकता है। फिर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी प्रतिपुष्टि कहें तो एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई फीडबैक। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में नियमित रूप से प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब फीडबैक नहीं कहते हैं कि भाई फीडबैक क्या मिला, फीडबैक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भाई उसमें सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी प्रगति के बारे में नियमित रूप से उसकी जांच भी होनी चाहिए कि भाई वो कितना कर रहा है नहीं कर रहा है। तो प्रतिपुष्टि देना, शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में नियमित रूप से प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना और उन्हें यह बताता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या सुधार कर सकता है। मान लीजिए आप लक्ष्य लक्ष्य तो निर्धारित कर दिए बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा उस रास्ते में जा रहा है, उस रास्ते पे जा रहा है, लेकिन बच्चे से गलतियां भी तो होगी। अब वह बच्चा जा रहा है उस रास्ते पे, वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, आप उसे चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो उसी तरीके से फीडबैक देना, एक शिक्षक को बच्चों को फीडबैक हमेशा देते रहना चाहिए कि आप जिस दिशा में जाना है, आपको जहाँ जा रहा है, आपको जहाँ जाना है और आप अभी जिस दिशा में जा रहे हैं वो आपका दिशा सही है या नहीं है, उसकी जो है फीडबैक बच्चों को बताना चाहिए। अगर वहां पे लगता है टीचर को कि नहीं बच्चा जो है जिस ट्रैक पे जाना चाहिए, जहाँ लक्ष्य के ऊपर जाना चाहिए, वह उस रास्ते से भटक रहा है, तो फिर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि आपको जहाँ पे जाना है आप उस रास्ते से भटक रहे हैं, इस रास्ते से ना कि आपको उस रास्ते से जाना है। तो प्रतिपुष्टि प्रदान करना शिक्षक को, ठीक है, ताकि बच्चे को मोटिवेट कर सके। फिर बच्चों को प्रोत्साहन देना, भाई प्रोत्साहन तो देना पड़ेगा। देखिए बच्चों की सराहना तो करेंगे तभी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, और बच्चा और भी मेहनत करेगा। ये काम किसका है, टीचर का ही है, क्योंकि बच्चों के अंदर जब वो मोटिवेशन डालेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, तो उसके लिए प्रोत्साहन भी तो देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि के लिए उसकी सराहना करनी चाहिए शिक्षक को, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चा और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है और भी उसको मोटिवेशन मिलता है। तो प्रोत्साहन देना, जिससे क्या होता है, बच्चे और भी मोटिवेट होते हैं। अगर बच्चे को अगर और भी ज्यादा मोटिवेट करना है तो उसको प्रोत्साहन देते रहिए, ठीक है ना। जितना प्रोत्साहन देंगे, अगर कोई काम करके आ रहा है बच्चा तो उसको प्रोत्साहन दीजिए कि हाँ बाबू बहुत अच्छा काम किया तुमने, ठीक, बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्द तुम अपने जो भी आपका लक्ष्य है तुम्हारा वहां तक पहुंचाओगे। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। छोटी छोटी अगर वह काम कर रहा है तो उसकी सराहना करते रहें,
उसकी उपलब्धियों को गिनाते जाएं, तब उसके अंदर एक अलग लेवल का आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं सही है, हमें और भी करना है। तो प्रोत्साहन देना। अगला है विविधता लाना। शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, टीचिंग जो मेथड होती है वो अलग अलग प्रकार का उपयोग करना चाहिए भाई, जिससे सीखने का माहौल बने। अब कक्षा के अंदर देखिएगा कि बच्चे जब बैठे हुए हैं तो शिक्षक आता है, अपना पढ़ाता है, बस चला जाता है। मतलब एक ऐसे तरीके से पढ़ाता है जो सभी बच्चे नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे समझ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ लेते हैं, क्योंकि हर बच्चे की आईक्यू जो है समान नहीं होती। सबका आईक्यू लेवल जो है अलग अलग होता है। कोई बच्चा कक्षा में औसत बच्चा है, कोई जो है बहुत ही प्रतिभाशाली बालक है, और कोई जो है मंदबुद्धि बालक है। तो समझ तो सबको एक मेथड से आएगा नहीं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो अलग अलग शिक्षण विधियों का, जो अलग अलग टीचिंग मेथड है, उसका उपयोग करे। और इससे क्या होगा, कक्षा और भी इंटरेस्टिंग बढ़ेगा, यानी कि वहाँ पे बच्चों को कक्षा में रुचि आएगी। उस कक्षा को करने में बच्चों को भी रुचि आएगी, उन्हें भी मजा आएगा। क्योंकि जब अलग अलग टीचिंग मेथड का जब इस्तेमाल किया जाएगा कक्षा में, तो बच्चे उससे सीखेंगे, और सीखना इससे क्या होता है, मजेदार बनता है। ठीक है, और विद्यार्थी और भी इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अगर एक ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करे शिक्षक, तो वहां से क्या होता है, छात्र ना मोटिवेट होते हैं। ठीक है, उससे बल्कि उनका आत्मविश्वास भी कम होता है। सभी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अगर अभिप्रेरित करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, जिससे कक्षा क्या होगी, कक्षा जो है रुचि बने। इससे कक्षा और भी मजेदार बनेगा सीखना, और इससे बच्चे और भी मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है, तो कक्षा में विविधता लाना शिक्षक को चाहिए। अगला है सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए, विद्यार्थी भी एक दूसरे से सीखते हैं, ये बात सही है। बच्चे भी क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा सीखते हैं। इसलिए बच्चों को भी एक दूसरे के साथ सहयोग की जरूरत है। और बच्चे जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे बच्चों के साथ समूह में जब मिलते हैं, तो उन्हें भी एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे आपस में मिलते हैं समूह के माध्यम से ही, तो उन्हें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, और इससे भी उन्हें मोटिवेशन मिलता है। आप खुद देखिए कि जब दो बच्चे आप कहीं देखिएगा, तो उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि एक दूसरे का सहयोग भी मिलता है किसी काम में, और एक दूसरे से उससे भाई कंपटीशन भी लगता है भाई कि चलो ये हमसे ज्यादा नंबर पढ़ते हैं, हमें उससे ज्यादा नंबर लाना है तो हम भी पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है, उसे शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे आपस में वे सीखते हैं और उसे प्रेरणा भी मिलता है, उससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो सहयोग को बढ़ावा देना शिक्षक को चाहिए कि भाई बच्चों के अंदर सहयोग को बढ़ावा दे। फिर प्रेरक कहानियां सुनाना। देखिए, शिक्षकों को प्रेरक कहानियां सुनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प का महत्व समझे। देखिए, शिक्षक को अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन को बढ़ाना है, बच्चों को अभिप्रेरित करना है, तो उन्हें कुछ कहानियां भी सुनानी पड़ेगी। और वो कहानियां कैसी होती है, जो भाई ये होता है कि जो परिश्रम, कठिन परिश्रम वाली, भाई कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली, तो कुछ वैसे कहानियों को सुनाना कि जिसमें बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद अंततः उसे जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और वह लक्ष्य जो है इतनी खुशी, उतनी आनंद देता है, ठीक है, कि उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वैसी कहानियां सुनाना, ठीक है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो शिक्षकों को प्रेरक कहानियां सुनानी, जिससे बच्चे सुन के मोटिवेट हो जाए। कि विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम, यानी कि उसे कठिन परिश्रम वाली कहानियां सुनाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है भी बच्चे भी क्या करें, कठिन परिश्रम करने के लिए क्या करें, अपने आप को तैयार करें, और उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए, और यह उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करेगा। तो प्रेरक कहानियां भी सुनाना शिक्षक को चाहिए, जिससे बच्चे, ठीक है, को मोटिवेट किया जा सके। आगे व्यक्तिगत ध्यान देना। देखिए, बहुत सारे कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो समान नहीं होते। आपको भी पता है कि सबका आईक्यू अलग अलग होता है। ठीक है, किसी कोई जो है मंदबुद्धि बालक होता है, कोई जो है जो आपका बहुत तेज बालक होता है, और कोई एवरेज होता है, कक्षा में होता है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कक्षा में है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो जो नहीं कि एक साथ सभी बच्चे सीख ले। क्या कक्षा के अंदर एक साथ सभी बच्चे सीख लेंगे? नहीं सीखेंगे, क्योंकि एक साथ सभी बच्चे कम नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप जो चीज पढ़ा रहे हैं सभी बच्चे उस तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो आपको अलग बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि कक्षा में आप पढ़ाएं निकल के कोई को समझ आया नहीं है, ऐसा नहीं। हर बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को। तो प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। इससे उन्हें लगता है कि शिक्षक उनकी परवाह करते हैं, जिससे उनकी प्रेरणा को और बढ़ाता है। देखिए, कक्षा के अंदर देखिएगा, तो अगर आप एक टीचर हैं, तो आप अगर किसी एक विद्यार्थी के ऊपर फोकस करें, दो विद्यार्थी के ऊपर फोकस करें, तो कक्षा के जो अन्य बच्चे होंगे उनको खराब लगता है। देखिए, जो सर हैं हमारे, वो केवल
तो ही विद्यार्थी को अधिक मानते हैं, हमें तो मानते ही नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ है, होता भी है। तो इसलिए शिक्षक को काम करना चाहिए कि व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, हर बच्चे की परवाह शिक्षक को करनी चाहिए, जिससे शिक्षक के साथ साथ बच्चों को लगे कि शिक्षक भी हमारा परवाह करते हैं, ठीक है, हमें मानते हैं, और इसलिए उन्हें और भी मोटिवेशन मिलता है। तो व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, जिन्हें उन्हें लगता है कि शिक्षक उनकी परवाह करते हैं, उन्हें प्रेरणा को बढ़ाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, देखिए होता क्या है कि कक्षा में भाई कंपटीशन का माहौल भी होना चाहिए, क्या ये भी जरूरी है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में एक मतलब मोटिवेशन का माहौल बना दे, लेकिन वह मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के रूप में, यानी कि कंपटीशन के रूप में। इस तरीके से कंपटीशन होना चाहिए कि भाई स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उसका गलत ही नुकसान हो जाए, ठीक है, उसका नुकसान ही हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा कक्षा में प्रतिस्पर्धा यानी कि ऐसा माहौल बनना चाहिए, यह विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। इसलिए कक्षा के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनना चाहिए, यह विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है, प्रेरित देता है। अगर स्वस्थ अगर कंपटीशन रहेगा क्लास के अंदर, प्रतिस्पर्धा, तो विद्यार्थी को सीखने में मदद करेगा। बच्चे जो एक दूसरे से सीखेंगे, उसे लगता है कि हमें कक्षा में आगे करना है, आगे टॉप करना है, आगे हमको जाना है उस बच्चे से आगे, तो वो अपने आप को क्या करेगा, समझ देगा, अपने आप को आत्मविश्वास देगा और कहेगा कि नहीं अगली बार हम टॉप करके दिखाएंगे, हम अच्छा नंबर ला के दिखाएंगे। तो एक कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का माहौल बनना चाहिए, यह विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए भी प्रेरित करता है। फिर प्रेरक वातावरण बनाना, देखिए वातावरण भी इम्पोर्टेंट है, कक्षा के अंदर वातावरण भी काफी इम्पोर्टेंट है, और वह वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वह अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को सीखने के लिए क्या करें, मोटिवेशन मिले। देखिए होता क्या है कि कक्षा का माहौल अगर सही है, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट वहाँ पर सही है, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सीख भी सकता है। लेकिन वही कक्षा का माहौल अगर गंदा है, कह सकते हैं कि आसपास में बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, या आसपास में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो उस स्थिति में बच्चा सीख नहीं पाएगा, एक माहौल ही नहीं बन पाएगा। इसलिए देखते हैं कि विद्यालय को अधिकतर एकांत जगह पे बनाया जाता है, जहाँ पे शोरगुल कम हो, ठीक है। तो अच्छा वातावरण जो होगा वो बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करेगा। तो कक्षा में सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल होना चाहिए, इससे विद्यार्थी सीखने के लिए क्या करते हैं, उत्साहित रहते हैं, ठीक है। तो प्रेरक वातावरण बना, फिर प्रेरक गतिविधियों का आयोजन करना। देखिए शिक्षकों को ऐसी गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए जो विद्यार्थियों को सीखने में आनंद दे और उन्हें प्रेरित करे। देखिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को ऐसे गतिविधियों को आयोजित करना चाहिए, कक्षा के अंदर उन गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जो विद्यार्थियों को सीखने में आनंद दे। यानी कि बच्चे जो है खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, खेल के माध्यम से भी सीखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वैसे खेल का आयोजन कराना, यानी वैसे गतिविधियों का आयोजन क्लासरूम में कराना जिससे बच्चे आनंद लें और बच्चे को सीखने के लिए क्या हो, मोटिवेशन मिले। तो प्रेरक गतिविधियों का आयोजन करना, शिक्षक को ऐसी गतिविधियों को आयोजित करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को सीखने में आनंद दे और उन्हें प्रेरणा मिले, ठीक है। और निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि इन सभी तरीकों से शिक्षक विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा को जगा सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग कंप्लीट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। हम यहाँ पे लगा देते हैं वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन लिख देते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और जो लोग अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं, ये सब पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से अपना एप्लीकेशन है टेक स्टडी, क्या है, टेक स्टडी, जो हमने लिखा वही सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन आएगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यार वीडियो आप जहाँ पे भी देख रहे हैं उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे दो कोर्सेज होगी फर्स्ट ईयर की, एक होगा संपूर्ण सिलेबस, तो अगर आपको पूरे डिटेल्स में सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है, तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है कि नहीं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, बिहार के, ठीक है, तो खास करके आप अदर स्टेट से हैं तो आप मैसेज करके पहले पूछ लीजिएगा, नंबर बताते हैं। लेकिन बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप क्रैश कोर्स नाम को ले लीजिएगा, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स नाम से आपका कोर्स मिलेगा जो 60 दिन की तैयारी होगी, आपको उसी कोर्स को बाई कर लेना है, ठीक है, उस कोर्स को बाई कर लीजिएगा। और उस कोर्स को जब बाई कीजिएगा तो सारे पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से वीडियो वगैरह सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। और इसमें सिर्फ वैसे क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट को है यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी हम आपको बता देते हैं, इस पीडीएफ के अंदर आपको नंबर भी दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी जानकारी दे सकते हैं। चलिए जी, अब बताइए आप सभी, क्या आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का रिव्यू भी जरूरी है। बहुत मजेदार टॉपिक है और इस टॉपिक को हमें लगता है कि बहुत आसानी से आप लिख भी लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से रहेगा। तो सर प्रत्येक यूनिट से कम तीन तीन क्वेश्चन दीजिए कोर्स 3 का, क्योंकि कोर्स 3 का क्लास नहीं किए हैं प्लीज। तो प्रत्येक यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करें तो 3 क्वेश्चन तो हम दे ही रहे हैं ना, शायद आप नहीं देखें तो 3 क्वेश्चन तो हम दे ही रहे हैं ना। अच्छा बताइए, अभी इससे पहले 3 क्वेश्चन कराएं, इसका भी तो 3 क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं। हम 3 नहीं, हम 5-5 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम आपको लाइव में जो है, 3 क्वेश्चन समय कम है तो बताते चलेंगे, 3 क्वेश्चन तो हम आपको इंपॉर्टेंट के रूप में दे ही रहे हैं। और उसके साथ बाकी यूनिवर्सिटियों को देखना है तो उसमें और भी कुछ पीडीएफ आपका अपलोड होगा हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना अगर हम टारगेट रखें कि एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी भी यूनिवर्सिटीज का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3-3 क्वेश्चन तो हम दे रहे हैं ना आपको, एक यूनिट से 3 क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं। अब बताइए कि कोई ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन नहीं मिला, कहीं 4 भी मिला, कहीं 5 भी मिला है। अब कोर्स 1 उलट के देखिएगा, कोर्स 1 के हमने कोर्स 1 में फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब देख लीजिए, 3 क्वेश्चन तो दे ही रहे सब में, 3 से कम तो कहीं है ही नहीं। और हम तो सिलेबस पूरा डीप में पढ़ा चुके हैं ना। आप सिलेबस नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो पूरा सिलेबस पढ़ा है उसके लिए तो कहीं से टेंशन ही नहीं, और ऑलरेडी सिलेबस आपका चल भी रहा है। ठीक है, और क्रैश कोर्स की जो क्लास ज्वाइन करेंगे, क्रैश कोर्स आपका जो चल रहा है रात को 9:30 बजे चल रहा है, और सुबह में अभी आपका 8 बजे चल रहा है। ठीक है, दोनों कोर्स आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ठीक है, सेकेंड यूनिट में भी 2 क्वेश्चन हो गया, एक कल नाइट में क्लास हुआ था आपका, ठीक है ना, मोटिवेशंस के बारे में, तो वहाँ पे हम लोगों ने किया था। और एक अभी हो गया, दो दो क्वेश्चन तो इसमें हो गया, एक और क्वेश्चन इस यूनिट में हम आपको करवाएंगे। यानी कि एक यूनिट से 3 क्वेश्चन तो हम आपको करवा ही रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप का है उतना ही से क्वेश्चन मिलेगा। और बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, चलिए चलिए, तो अभी क्लिप नहीं रखते हैं। ठीक है, टॉपिक जितना देर का होगा क्लासेस उतनी देर की होती है। ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा था इसलिए कम देर की क्लासेस है। टॉपिक जितना बड़ा होता है, अगर टॉपिक आपका बहुत बड़ा है, 1 घंटे की क्लासेस चलेगी, 1.5 घंटे में चलेगी, तो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कितनी देर चलेगी। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आइए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक यू।